हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है आपका एसएससी सीजीएल के साथ। अगर कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है। आपकी परीक्षा में हर शिफ्ट में आपको आज की क्लास से सवाल देखने को मिलेगा। पूरी पॉलिटी को आज हम एक क्लास के अंदर महत्वपूर्ण सवालों के साथ कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है। आयरलैंड से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दोस्तों आपको बता दें एकल नागरिकता, ये दोस्तों इसकी अवधारणा कहां से ली गई है तो आपको नोट करके रखना है, ये इंग्लैंड से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए आयरलैंड, यहां से क्या लिया गया है, डीपीएसपी। क्या लिया गया, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए, आयरलैंड। और दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है, भाग नंबर 4। ये सवाल आप नोट करें। अगर हम बात करें अमेरिका, अमेरिका से दोस्तों क्या क्या लिया गया, मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की अवधारणा दोस्तों कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग नंबर 3। सारे सवाल आप नोट करते चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और दोस्तों अमेरिका से एक चीज और ली गई है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो भी अमेरिका से ही ली गई है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका, ये दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों कहां से ली गई, ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर हम बात करें रूस, दोस्तों रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहां से ली गई है, रूस से। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में, भाग 4A। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको याद रखना है। और एक सवाल आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि समवर्ती सूची, इसकी अवधारणा कहां से ली गई है, तो आपको नोट करके रखना है, ऑस्ट्रेलिया। आई होप दोस्तों आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। आपको नोट करके रखना है। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों वोट डालने की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। और वोट डालने की उम्र दोस्तों 23 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, तो आपको याद होगा 61वां संविधान संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके द्वारा दोस्तों वोट डालने की उम्र 23 से 18 वर्ष की गई थी, आपको याद होना चाहिए। सॉरी दोस्तों 21 से 18 वर्ष की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए 25 वर्ष, अगर आपको दोस्तों लोकसभा का मेंबर बनना है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल। अगर आपको दोस्तों प्रेसिडेंट बनना है, नहीं राष्ट्रपति बनना है, या आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, या आपको दोस्तों गवर्नर बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष है। ये 4 सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि आपात अनुबंध का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है। दोस्तों आपको बता दें भाग 4A, भाग 18, भाग 17। तो आपको नोट करके रखना है आपात अनुबंध, इसका उल्लेख किया गया है भाग 18 में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो भाग 4 में क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां पर है, भाग 4 में। भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन था, याद कीजिएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51A। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये बातें भी आपको थोड़ा याद रखनी है। अगर हम बात करें भाग 18, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है, आपात अनुबंध का उल्लेख है। आपको याद होगा आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। दोस्तों आपको ये तीनों आर्टिकल याद रखने हैं। ये दोस्तों राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। आपकी जानकारी के लिए बता दें वित्तीय आपात अपने भारत देश में अभी एक भी बार नहीं लगा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया। ये सवाल दोस्तों मैंने कल की क्लास में भी लिया था, आज इस सवाल को फिर लिया है क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों कब पारित किया गया था, तो आप सबको पता है 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। लेकिन दोस्तों ये लागू कब किया गया था, आपको याद होना चाहिए, संविधान सभा के द्वारा इसको कब अपनाया गया था, 22 जनवरी 1947 इसको दोस्तों अपनाया गया था। इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसको अपनाया गया था। अगर हम बात करें 22 जुलाई 1947 इसको क्या हुआ था, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसको दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इसको दोस्तों कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों 29 अगस्त 1947 इसको क्या हुआ था, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, इसको आपको कमेंट कर बता देना है। और एक डेट मैंने आपको और लिखवाई थी, 24 जनवरी 1950 इसको दोस्तों क्या हुआ था, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इन दोनों को दोस्तों कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। आई होप दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो आपको नोट करके रखना है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों ये कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 1975 ये डेट आपको नोट करनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 13वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों बात करें 56वां संविधान संशोधन कब का है, 1987। और दोस्तों आपको याद होगा गोवा को हमने अलग से राज्य का दर्जा कब दिया था, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों गोवा को हमने पुर्तगाल से आज़ाद कब कराया था, 1961 में। कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछे गए सवाल है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आपको याद होगा गोवा में दोस्तों आपको 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा। रेबीज मुक्त दोस्तों राज्य कौन सा है, गोवा। और समान नागरिक संहिता यानी कि समान सिविल कोड आर्टिकल 44 ये दोस्तों पूरे भारत में अभी कहाँ पर लागू है, गोवा के अंदर लागू है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको 100% सवाल देखने को मिलेगा। 44वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है 1978। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें 44वें संविधान संशोधन को लेकर, ये दोस्तों किसका, इसमें तो क्या हुआ था, जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में कब डाला गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब का है, 1978। और दोस्तों इसका आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 300A। ये सवाल आपको नोट करना है। और दोस्तों इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है, यानी कि संपत्ति का उल्लेख कौन से भाग में, भाग नंबर 12। ये सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें 1976 42वां संविधान संशोधन, 1992 आपको याद आ रहा होगा 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है, 1992 का दोस्तों अधिनियम है, 1993 में लागू हुआ था। और किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और दोस्तों आपको याद होगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और दोस्तों आपको याद होगा 74वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, नगरीय निकाय से संबंधित है। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। 2002 में दोस्तों क्या हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप दोस्तों क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। 100% आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों साबित होंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी। अभी मैंने आपको बताया 61वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। हमने 73वां संविधान संशोधन भी अभी डिस्कस कर लिया है, क्या है, नगरीय निकाय से संबंधित है। अब दोस्तों बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन और दोस्तों 91वां संविधान संशोधन। ये सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 91वां संविधान संशोधन, मंत्रिपरिषद का आकार
मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, ये इसमें किसका उल्लेख किया गया 91वें संविधान संशोधन में। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो इसको अभी हमने डिस्कस किया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और कब का है, वर्ष 2002 का है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों 89वें संविधान संशोधन को लेकर और 101वें संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन आपको याद होगा 1976 का है। और दोस्तों प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगर हम बात करें 89वां संविधान संशोधन कब का है, वर्ष 2003 का है। दोस्तों आपको याद होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या था पहले, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। फिर दोस्तों होता है 89वां संविधान संशोधन 2003। और दोस्तों इसका उल्लेख इसका दोस्तों आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 338। आपको ये भी याद रखना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इसका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 338। इसके बाद होता है 89वां संविधान संशोधन 2003, और फिर ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या बन जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति बन जाता है। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा हो जाता है, आर्टिकल 338A। अब दोस्तों यहाँ से आपसे 4 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 338 है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 338A। 89वां संविधान संशोधन कब का है, 2003 का है। ये 3 से 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों 101वां संविधान संशोधन देके रखा है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये जीएसटी से संबंधित है। किससे, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दोस्तों ये कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है ये दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को दोस्तों पूरे भारत में जीएसटी लागू हुई थी। और जीएसटी दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर आई थी, विजय केलकर समिति, आपको याद होगा। अब दोस्तों यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं, जीएसटी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना है जीएसटी, इसका उल्लेख है 246A। इसमें दोस्तों जीएसटी का उल्लेख है। लेकिन जीएसटी काउंसिल इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 279A। ये दोनों सवाल परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुए और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। केवल जीएसटी पूछे तो आपको जवाब लगाना है 246A, लेकिन जीएसटी काउंसिल पूछे तो 279A। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, सारे ऑप्शन को अच्छी तरह से आपने नोट किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों भारत के महान्यायवादी, आपको दोस्तों याद आ रहा होगा अटॉर्नी जनरल, इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के, यानी कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन सा होता है, अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत के महान्यायवादी। और इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 76। अगर दोस्तों आपको याद हो वर्तमान समय में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमणी। ये सवाल आपको ध्यान में रखना, अच्छा सवाल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्टिकल नंबर 72, इसमें दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 72। और मृत्युदंड को दोस्तों राष्ट्रपति माफ कर सकता है, आपको याद होगा। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 71 में क्या है, तो आपको याद होगा अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, आर्टिकल नंबर 71 के तहत करने वाला है। आर्टिकल नंबर 61, इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों आर्टिकल नंबर 61 है। अब दोस्तों आपको कमेंट कर छाप कर बताना है शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अभी हमने दोस्तों महान्यायवादी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता, यानी कि दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वकील। दोस्तों
राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यपाल के, प्रधानमंत्री के। तो आपको दोस्तों याद रखना है महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। आपको दोस्तों याद रखना महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? दोस्तों राष्ट्रपति के, लेकिन महाधिवक्ता राज्यपाल के। इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया इनका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 165। किसका दोस्तों? महाधिवक्ता का दोस्तों उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 165। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। आपको याद होगा राज्यपाल, इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 153 में दोस्तों राज्यपाल का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 63 में है। और दोस्तों एक सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 64। इसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे सवाल। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 25 से 28, 32 से 35, 12 से 35, 5 से 11 है। तो आपको दोस्तों याद करके रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 32 से 35। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों 32 दिया हो रहा हो, अगर आपके ऑप्शन में 32 हो, 33 हो, 34 हो, 35 हो, कोई सा भी ऑप्शन में देकर रखा हो, तो आपको याद रखना ये दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल 32 को दोस्तों किसने संविधान की आत्मा कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको याद रखना है। अब दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो आर्टिकल 25 से 28 है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? अंतःकरण की स्वतंत्रता ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 25 से 28। और दोस्तों इसका मतलब होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 25 से 28 है। और दोस्तों आर्टिकल 32 से 35 इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य, सॉरी दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये सवाल आपको याद रखना है। और आर्टिकल 5 से 11 ये दोस्तों आपकी परीक्षा में कल ही पूछा गया है, सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया था 14 जुलाई को। ये दोस्तों किससे संबंधित है? आपको याद होगा नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नहीं दोस्तों होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 15, 17, 19, 24 है। तो आपको दोस्तों याद रखना है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। आप किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग और उसके दोस्तों नाम के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 15 है। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल नंबर 17 इसमें किसका उल्लेख है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 17 है। आर्टिकल 19(1)(a इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 19(1)(a। आर्टिकल नंबर 24 आपको दोस्तों याद होंगे दो आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 24 में दोस्तों किसका उल्लेख है? जो छोटे बच्चे हैं उनसे आप कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हैं, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 24। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर है। दोस्तों आपको बता दें संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? तो आपको ध्यान में रखना है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और भाषाओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आपको इसका जवाब कमेंट करके बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। इतनी बातें तो आपको भाषाओं से याद रखनी है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर हम बातें करते हैं। संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर होता है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन और इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। एक ट्रिक है नमक करके। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन और 205 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? बोडो, इनको आप लिखते चलें, बोडो, डोगरी, मैथिली और एक भाषा है आपकी संथाली।
इन दोस्तों कितनी भाषाओं को, इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार दोस्तों हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो मैंने आपसे सवाल पूछा है भाषाओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 343 है। यानी कि दोस्तों आपसे कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और दोस्तों देवनागरी लिपि देवनागरी होगी। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 343 है। कमेंट करके बताएं आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324 में किसका उल्लेख है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अब दोस्तों 99वां संविधान संशोधन हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया कौन सा है, 99वां संविधान संशोधन। इसको आप लिख लें, किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा सवाल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161 है। यहाँ से दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित जितने महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा। आप तैयार हो जाइए सारे सवालों को सुनने के लिए। दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 123। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 52 में है। और दोस्तों राष्ट्रपति इसकी कार्यपालिका दोस्तों शक्ति कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 53 में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 54 है। और जो निर्वाचन की जो विधि है यानी कि निर्वाचन की जो रीति है आर्टिकल नंबर 55 में है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे। दोस्तों आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का उल्लेख यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा कौन सा उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 52 में। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति 53 में, निर्वाचन 54 में और उसकी विधि क्या होगी, आर्टिकल नंबर 55 में। और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 60 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में। और इसके अलावा राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल नंबर 72 में। और राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कौन सी आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 123 में। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। दोस्तों आपको बता दें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, ये राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से मैं आपको और बताता हूं। आपको याद होगा ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 108 में किया गया है। अब दोस्तों आपको याद रखना है संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और लेकिन इसमें भाग कौन नहीं लेता है, उपराष्ट्रपति इसके अंदर भाग नहीं लेता है। ये 3 सवाल आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा सकता है कि संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 108 है। इसमें दोस्तों इसको कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। भाग कौन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। अब दोस्तों आपको याद होगा हमारी जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी हैं। किसको हराकर, यशवंत सिन्हा जी को हराकर बनी हैं। अब दोस्तों इनको शपथ किसने दिलाई थी, तो आपको इसका जवाब कमेंट कर बताना है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, छुपा रुस्तम सवाल है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। दोस्तों आपको बता दें वेतन भत्तों का उल्लेख ये दोस्तों कौन सी अनुसूची में किया गया, अनुसूची नंबर 2। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों वेतन भत्ते हो गए, पेंशन हो गई, वेतन भत्ते, पेंशन, इन सबका उल्लेख कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 2। अनुसूची दोस्तों 1 में क्या है, संघ राज्य से संबंधित है, यानी कि दोस्तों कितने राज्य होंगे, कितने यूटी होंगे, ये दोस्तों इसमें किसका उल्लेख है, अनुसूची 1 में। अनुसूची दोस्तों 3 में क्या है, शपथ, शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 3 है। और दोस्तों अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये सवाल आप नोट करके रखें। अनुसूची दोस्तों 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और अनुसूची 5 में क्या है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया से संबंधित। अनुसूची 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम।
इन राज्यों का उल्लेख कौन सी अनुसूची? अनुसूची नंबर 6। ये सवाल आपको नोट करने हैं। अनुसूची 8 इसमें क्या है? भाषाओं का उल्लेख। अनुसूची 9 ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 10 ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों आपको याद रखना है, दल बदल से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां थी जो मैंने आपको नोट करा दी, आपकी परीक्षा में सवाल बन सकता है। दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका सीजीएल का एग्जाम है तो मैंने जो कल क्लास अपलोड की है और दोस्तों जो उसके एनालिसिस कराए हैं उसको आप देख कर जाएं। आपको दोस्तों सीजीएल की प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 100% आप अपनी परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अभी हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, अब हम राज्यपाल पढ़ेंगे। टोटल जितने महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 213। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल नंबर 153। राज्यपाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 153। और राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 213। 161 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, राज्यपाल का क्षमादान। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 161। और दोस्तों आपको याद रखना है, राज्यपाल जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ इसको माफ नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें 155, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आर्टिकल है। आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 155 के तहत करता है। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, उपरोक्त सभी। कई बार परीक्षा में पूछ लिया था कि कौन सा दोस्तों राष्ट्रीय आयोग, कौन सा संवैधानिक आयोग है या कौन सा विधिक आयोग है। तो आपको दोस्तों याद रखने कुछ महत्वपूर्ण आयोग जो कि दोस्तों संवैधानिक आयोग नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दोस्तों नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। ये सबके सब दोस्तों ये संवैधानिक आयोग नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों नीति आयोग की बात आई तो आपको याद होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? स्वयं प्रधानमंत्री जी। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और दोस्तों इसके सीईओ यानी कि कार्यकारी अधिकारी कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। इसको आप नोट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से संघ सूची का विषय कौन सा है? ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेश व्यापार, युद्ध और शांति, जनगणना, उपरोक्त सभी। तो आपको दोस्तों याद रखना है, ये सबके सब परीक्षाओं में कई बार पूछे गए सवाल हैं। सवाल मैं ऐसे लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फालतू का एक सवाल यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। निम्न में से समवर्ती संघ सूची का विषय कौन सा है? यह विदेशी व्यापार, युद्ध और शांति, जनगणना, ये सबके सब संघ सूची का विषय है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको याद रखना, शिक्षा, वन्य जीव, शिक्षा, वन्य जीव, मापतौल, ये सबके सब किस सूची के विषय हैं? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। दोस्तों आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 40 में है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद 39 1A। इसमें क्या दोस्तों? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 39 1A। ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा हमारी परीक्षाओं को लेकर। आर्टिकल 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपसे संबंधित पोषण संबंधी अधिकार, पोषण संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 47 है। और आर्टिकल नंबर 250 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 50। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कारखानों में बाल श्रम का निषेध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो हमने अभी डिस्कस किया हुआ था, कारखानों में दोस्तों छोटे बच्चों से कार्य नहीं करा सकते हो। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 24 के तहत। ये तो दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए हैं। किससे संबंधित है? अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ से एक सवाल आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 23 बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा, बेगार प्रथा, अंगों की तस्करी पर रोक, मानव अंगों की तस्करी पर रोक। ये सब के सब कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल नंबर 23। परीक्षाओं में बहुत बार सवाल पूछा गया कि बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 23। बेगार प्रथा आर्टिकल नंबर 23। मानव अंगों की तस्करी पर रोक आर्टिकल नंबर 23। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? दोस्तों आपको बता दें, जो राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के लोग हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके लिए संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 29 और 30। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने, आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सवाल MTS में, SSC GD में और CRPF में पूछे गए सवाल हैं। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों जिसका भी SSC CGL का एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप क्लासेस को अटेंड करके जाइएगा, आप बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। आज की क्लास से आपकी परीक्षा में आपको हर शिफ्ट में से सवाल देखने को मिलेगा। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे आपके पॉलिटी से, सारे मैंने कवर किए हैं इस एक क्लास के अंदर। कम से कम दोस्तों 200 से 300 सवाल मैंने आपको आज की क्लास में आपको बताए होंगे। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।